प्रस्तुत है प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर की एक कहानी, जामा तलाशी। ऐसा नहीं है कि हमारी बिरादरी नहीं है, पूरी कंट्री में हमारी बिरादरी फैली है। बापू जब कोकीन खा के भागता था तो बताता था। इससे पहले बापू के बारे में बता दूं, मेरा बापू अखबार के कारखाने में फोल्डर था। उसका प्रमोशन जमादार से फोल्डर में हुआ। जिस दिन उसका प्रमोशन हुआ वो हमारे झोपड़े में मछली की सिरी और तेल बना था। उस दिन थोड़ी सी चुस्की लेकर बापू ने कहा था, अपने बचवा को तो मैं आदि द्रविड़ बना दूंगा, मद्रास भेज के पढ़ी लिखी लड़की से शादी करवा दूंगा, तब देखता हूँ इन बेईमानों को। बापू को चुस्की नहीं, गुस्सा चढ़ गया था। लेकिन इससे पहले आप जान लो कि बापू को एगर क्यों चढ़ता था। एगर होने का कारण था, बापू सैनिटरी कामगार मोर्चा का संयोजक था। उसको सब नेताजी पुकारते थे। बापू ने प्रमोशन पर जो पार्टी दी थी उसमें मोरू भी मौजूद था। लेकिन इससे पहले मोरू के बाबत इंफॉर्मेशन दे दूं, मोरू हमारी बिरादरी का मेंबर है। मैं जब 4 ईयर का था तब हमारी मदर ने बापू को छोड़ दिया था। शी लीव माय बापू, और वो मोरू के साथ चली गई थी। मेरी मदर बहुत समझदार औरत है। उसने मोरू उसने मोरू को मोरिस बनाया और कश्मीरी गेट के एक होटल में बेरा करके लगवा दिया। तभी से मोरू तेल चुपड़े पत्तीदार बाल रखता और मेरी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। पार्टी और औरत लोग का सवाल नहीं उठता, लेकिन मेरी मदर ने बापू के वास्ते सालन भेजा था। उसको बापू की सब आदत और टेस्ट पता है, तो अपना करके उसने सालन भेजा। सालन खा के बापू तिरुपति हो गया था। लेकिन इससे पहले बापू के बुरे डेज की बात बता दूं, अखबार के कारखाने में ऑटोमेटिक मशीन आ गई थी। मशीन लगी तो बापू बेकार हो गया। उसके साथ 20-22 लोग भी बेकार हुए। उस टाइम मेरी मदर मोरू के साथ बापू को समझाने आई। वो बहुत टीचर हो रहे थे। उसने कहा, मशीन से क्यों घबराते हो, मशीन कुछ दिन दुख देगी, पर उसके बाद अपने लोगों का उद्धार करेगी। जब ऊंची जात का आदमी अभी तक हमारा उद्धार नहीं किया तो अब मशीन करेगी। फ्लश संडास की मशीन 10 बरस पहले देखी थी, अभी फ्लश की जंजीर मशीन आई, तो क्या हमारा उद्धार हुआ कि नहीं? तब तक कोई और काम कर लो, फिर इसी मशीन से काम बढ़ेगा तो दूसरी तरह का काम मिलेगा। हमने बताया ना कि हमारी मदर बहुत टीचर औरत थे। अब ऐसी टीचर औरत तो फोल्डर वाले की औरत करके नहीं रुकेगी। वो मोरू का वाइफ करके चली गई। बापू बेकार हुआ तो हमारी आदि द्रविड़ बनने वाली बात खत्म हो गई। नहीं तो हम भी 7th पढ़ लेते, तो जाके मद्रास जाके काम करते, आदि द्रविड़ हो जाते, उधर शादी करके लौट आते। खैर वो नहीं हुआ। बापू और उसके 22 लोग ऑफिस से लड़ते रहे। लेबर की छटनी कैसे हो सकती थी? ऑफिस वाले पगार देते रहे पर काम नहीं दिया। इस खातिर 22 लेबर इधर पिछली वाली घड़ी पर गोल बना के बैठते, अखबार बिछाते और उस पर दिन भर ताश पत्ता गेम बिल खेलते। गेम मिल में बैठे बैठे थक जाते तो कोकीन खाते। उधर जामुन के निच्चू जिधर वर्कशॉप बनी है, पीपल के निच्चू उधर ही, वहाँ मठिया बनी है शंकर जी की। शंकर आदि द्रविड़ है ना हम लोगों का। उधर बापू बैठते, कोकीन खाते तो हमारे को बचवा करके बुलाते। धीरे धीरे कोकीन की चुटकी चल निकली। बापू सबसे पैसा जमा करता और हमारे को पान वाले के पास भेजता, उधर पुलिस के हेडक्वार्टर के पास। उधर चालू दुकान थी, रात तक माल मिलता था। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, उधर ही हमने जमुना के साथ पहला मीटिंग किया था। वह पान वाले का गर्ल था। उसका बापू कहीं कोकीन लेने गया तो जमुना के साथ अपना मीटिंग एकदम जम गया। वो देखती, मैं देखता। मैंने बीड़ी मांगी, उसने झड़क दिया, बीड़ी मत पिया कर। क्यों? सांस में बदबू आती है। तुझे जामुन अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है, पर तुझे क्या? क्यों तुझे, मुझे नहीं? फिर बीड़ी पीने को क्यों मना करती है? तो जमुना की आंखें की जुगनू की तरह चमकी और होठ लाल हो गए। वो जल्दी जल्दी पानों पर पानी छिड़कने लगी। तब तक उसका बापू आ गया। हमारी मीटिंग खत्म हो गई। इसके बाद तो जमुना बहुत बार मिली, मैनी टाइम्स। राजघाट, विजय घाट, शांतिवन, मैंने हर जगह उसे उस घाट पर कस्में खिलवाई। उसने गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी सबकी कस्में खाई, लेकिन अपने को प्रॉमिस नहीं हुआ। अपना दिल प्रॉमिस नहीं करता था कि जमुना लाइफ लॉन्ग हमारा साथ देगी। फिर एक दिन हम उसको बोला, देख जमुना, मैं दिल्ली शहर की लावारिस लाशें उठाता हूँ जिनका कोई नहीं, उन्हें मरघट तक पहुँचाता हूँ। इससे पहले कि मैं बात आगे बताऊँ, जमुना ने तपाक से पूछा, मैं लावारिस हो गई तो तू क्या मेरी भी लाश उठाएगा? मैं समझ गया जमुना प्रॉमिस नहीं निभाएगी। लावारिस लाशें उठाने के लिए मुझे 10 रुपये मिलता था। दिन में 2-3 लाशें तो हो ही जाती थी। इनकम हमारी कम नहीं थी। बापू को 1000 मिलता था।
2 ढाई हज़ार में खड़ा कर लेता था। बापू 1000 डेढ़ हज़ार ताश पत्ता गेम में हारता था, लेकिन उसका आधा वो कोकीन से कमा लेता था। पैसा तो ठीक ही था, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं था। हमारे कोई आदि द्रविड़ वाल्मीकि प्रणय या महार नहीं बोलता था। सब हमको मेहतर चूड़ा डोम ही बोलते थे। बापू को इसकी केयर नहीं थी। वह उस गंदी सड़क पर अखबार बिछाकर ताश पत्ता गेम्बिल खेलता, कोकीन खाता, ऊपर से जो जामुन गिरता उसे गाली देकर एक तरफ फेंक देता। जमुना को जामुन बहुत पसंद थी। मैं बापू की गेम्बिल पार्टी में घंटे आधे घंटे के लिए चला जाता। खेलता नहीं था, पर जामुन बीनता था। जामुन में गुदा नहीं पड़ा था। गर्मी बहुत थी और पावस भी नहीं हुआ था। जमुना जामुन तो ले लेती थी, लेकिन पर अपने को प्रॉमिस बनता नज़र नहीं आता था। काम तो हर दिन रहता था, लेकिन टाइम भी बहुत करके रहता था। जमुना का बापू जब अपनी दुकान का फट्टा बंद करके चलता था, तो जमुना उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठती। आईटीओ के पुल से वे जमुना पार अपनी बस्ती में जाते। पीछे बैठी जमुना टार्च बत्ती पकड़े होती। रात पुल से क्रॉस करते। मैं बहुत दूर से उन्हें पहचान लेता था। जमुना की टार्च बत्ती कहीं कहीं जलती बुझती रहती थी। अब तो जमुना को भी पता है कि आधी रात हो गए। मैं कभी उसके रास्ते में खड़ा रहता हूँ, कभी कभी किसी अंधेरे टुकड़े में। उसने भागती मोटरसाइकिल से टार्च बत्ती करके 2-3 बार हमारे को देखा था। उसका बाप तो पुलिस वाले की तरह दनाता चला जाता था। कल तूने मुझे देखा था नहीं? तो जमुना कहती, तो मुझे प्रॉमिस टूटता सा लगता। तो तू टार्च वाली बत्ती लेकर क्यों चलती है? कहीं बापू की गाड़ी ख़राब हो जाए, मैं गाड़ी खरीद लूँ? क्यों? तेरा टार्च बत्ती चमकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन में कोई टार्च जलाता है क्यों? रात में कभी नहीं बैठेगी? जमुना ने तो रिप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरा टाइम ज़्यादा करके मुर्दा घरों के आसपास ही, मुर्दों की महक, कच्चे बर्फ़ की महक और मुर्दा घरों से बहती हुई मुर्दा पानी की नालियाँ, लाशों के चीथड़े। मैं मदर के पास जाना चाहता था। उनका कंसल्ट ज़रूरी लगा। चौपड़े पर पहुंचा, पता लगा तो कि वो मिस्टर मोरिस के साथ रुड़की चली गई है। मोरू को लुड़की के किसी अच्छे होटल में चांस मिल गया था। इसके बाद सब ब्रोकन करके होता चला गया। बापू आधा पागल हाफ मैड हो गया था। वह इंग्लिश बोलने लगा। झोपड़े में बैठ के रोता रहता था। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, झोपड़ा भी बापू का नहीं है। आपको दिल्ली आईटीओ का पता है? उसी के अपोजिट पुलिस दफ्तर है। वहीं जमुना की दुकान है। उसी के बैग पर टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। एक कचरा मैदान पड़ा है जिस पर कोई आचार्य नरेंद्र देव भवन नाम का पत्थर लगा है। अरुणा आसापाली ने इनका इनऑगुरेट किया है। उस मैदान में हमारी बस्ती के चिल्ड्रन फटा कागज, प्लास्टिक, लोहा लंगड़ करके, मतलब कि रैक पिकिंग करते हैं। उसी कचरा मैदान से एक सड़क जाती है। मोड़ पर टाइगर वाला पाइप लगा है। उसी के मोड़ पर एक बस्ती है। उसी बस्ती में झोपड़ा है। ये झोपड़ा बापू का नहीं। ईमान करके बताऊं तो ये झोपड़ा मेरी आंटी, मेरी बुआ का है। आंटी बुआ का आदमी तमिलनाडु में जाके तोटी हो गया। तोटी से वह आदि द्रविड़ बनता। बना नहीं बना इसका कोई इन्फॉर्म हमारे पास नहीं, पर वो जब रह गया तो आंटी बुआ के पास 3 धोतियाँ थी। वह नहीं लौटा तो एक धोती रह गई। टाइगर वाले नल पर तो नहाना मुश्किल है। चलती सड़क है, वैसे बस्ती के लोग ही गुजरते हैं। और हमारी बस्ती में किसने किसको नहीं देखा है, लेकिन टाइगर नल पर नहाने में बड़ा अंतर है। वो कपड़े निकाल कर नहाता है। इस खातिर आंटी बुआ अखबार कारखाने के बाहर बने चुंगी के यूरिनल में नहाती थी। इधर उधर पानी बराबर करके आता है, लेकिन जब अपनी धोती सुखाती तब तक यूरिनल के चुप के बैठी रहती। बस उनका फॉर्चून खुल गया था, लॉटरी का टिकट। बेचने वाले ने उसे देखा, 2 धोतियाँ दी और अपने घर ले गया। तभी से बापू ने आंटी बुआ के झोपड़े पर क्रोचमेंट कर लिया। अब आधा पागल बापू चीखता है, इंग्लिश बोलता है। हमारा बड़ा बड़ा नेता लोग, दादा सामंत, कोल्हटकर, सब बोला अखबार कारखाने में ऑटोमेशन से बेकारी बढ़ेगी। तुम कंप्यूटर लगा के लेबर के पेट पे लात मारोगे। ऑटोमेशन कंप्यूटर करने का है तो नया बनता कागज़ मिल में कंप्यूटर लगाओ। पुराने कारखानों में ऑटोमेशन मत लाओ। कंप्यूटर इधर लगाने का है तो लेबर को ट्रेनिंग दो। पर साला सब कान में तेल डाला बैठा है। साला पूरा कंट्री हो गया है। ऊपर से माई मुझको टीचिंग देता है। मशीन अपने लोग का उद्धार करेगी। मेरा उद्धार करके खुद मोरू के पास चली गई। अरे तेरी माई बहुत अच्छी थी बचवा, बहुत अच्छी थी रे। और बापू मदर को याद कर कर के रात भर रोता रहा। अपना दिल भी टूटता था इस करके कि यमुना ने शादी कर ली थी। हमने मान लिया
तब सोचा कुछ किया जाए। हमने वर्कशॉप का रास्ता पकड़ा, लावारिस लाश उठाना बंद कर दिया। वर्कशॉप में वही पाना दे 8 नंबर न्यूट्रल में डाल। जब तक सीखा और सैलरी लगने का टाइम आया तभी एक रोज़ मंगल करके था। कैंटीन का बलराम आया, उसने बताया कि यमुना ने मिट्टी का ऑयल डाल के आग लगा दी है। मैं अस्पताल पहुंचा तो यमुना वार्ड 2 बर्निंग में पड़ी हुई थी। उसका हस्बैंड, बापू, रिलेटिव सब मौजूद थे। पुलिस बयान ले गई थी। यमुना की जली हुई बॉडी पड़ी थी, ऊपर लाल कंबल टेंट था। 8 खाली बोतल ग्लूकोज की नीचे पड़ी थी। वह पानी के लिए तरस रही थी, चीखती थी। मैं तो आधा बेहोश हो गया था। यमुना के जले हुए होठ बाहर तक फैल गए थे, जो कभी लाल हो जाते थे। ऐठी हुई, अकड़ी हुई हाथ की उंगलियां, जला हुआ पेट, पीठ पर पीपल के पत्तों जैसे दाग, उधड़ी और जली हुई खाल। मुझे उसके बापू के अलावा कोई नहीं पहचानता था। मैं कांच की खिड़की के पास चिपका उसे देख रहा था। उसका हस्बैंड बाहर खड़ा था। यमुना के होठ कभी जामुन खाए लगते थे, कभी जले हुए पानी को तरसती छटपटाती। तभी 2 लोग उसकी चूड़ियाँ और बिछुड़ी काटने आए थे। यमुना की बाड़ी फूल रही थी। चांदी की चूड़ियाँ कलाइयों में कस रही थी। कांच की चूड़ियाँ जो नर्सों ने पहले ही तोड़ दी थी। चूड़ी काटने वाले भीतर गए। उसके हाथ में गिरगिट की शक्ल जैसी कैंची थी। मुझे मोड़ कर टाइगर नल भी याद करके आया। चूड़ी काटने वाले ने यमुना के बिस्तर तक जाकर लौट पड़े। कुड़ी तो टूट गई। डॉक्टर आया, उसने ऑक्सीजन दी। कुछ देर वेट किया, पल्स देखी, आंखें देखी, हाथ हिलाकर चला गया। तभी दरोगा आ गया। कुछ देर तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर कोई दफ़ा बोलने लगा। 308 498। उसने यमुना के हस्बैंड और घर वालों के लिए पूछा, पता लगाया, पर उसके बापू के अलावा कोई नहीं था। यमुना के हस्बैंड को पुलिस ने एक्यूज बनाया था। उसका हस्बैंड पुलिस को तड़ी देकर भाग गया था। थानेदार चीखा था, साला भाग कर कहाँ जाएगा। यमुना की लाश को तब तक अस्पताल के खलासियों ने चादर में जैसे तैसे लपेट दिया था। उसकी बॉडी 2 चादरों के बीच के बाद भी इधर-उधर से निकल पड़ती थी। उस टाइम रात थी। पहिए वाले स्ट्रेचर पर उसकी बॉडी डालकर वे उसे मुर्दाघर में ले जा रहे थे। मेरे पैर रुक नहीं पा रहे थे। अंधेरे में पीछे पीछे चलता गया। अस्पताल में सन्नाटा था। स्ट्रेचर के पहिए थे, उसकी आवाज़ थी। पानी की थैली की तरह थर थराती यमुना की बॉडी थी। मुर्दाघर में शायद बर्फ नहीं था या जगह नहीं थी। स्ट्रेचर वाले उसे एक बाथरूम में ठेल गए। कुछ देर वे बाहर बैठकर बीड़ी पीते रहे, फिर शायद सोने चले गए। मैं अंधेरे में खड़ा रहा। तभी आईटीयू के पुल से यमुना के बापू की मोटरसाइकिल पास हुई। यमुना ने टॉर्च बत्ती चमकाई, गाड़ी रुक गई। सिर्फ यमुना मेरे तक आई, आके सॉफ्ट बोली, सुनता है मैं लावारिस हो गई, तू तो मेरी लाश उठाएगा। मैंने तब तक बाथरूम का दरवाज़ा खोला। धूप अंधेरा था। एक पाइप धीरे धीरे टपक रहा था, या उसकी साउंड थी। कांच की मटमैली खिड़की पर उजाला था। बाथरूम में जमुना की महक थी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा भेड़ दिया। मैं जमुना के पास खड़ा था। अपने को प्रॉमिस नहीं हुआ, लेकिन मैं यमुना को जलाना चाहता था। उसे छुओ तो वह हिलती थी, पर उसमें सांस नहीं आती थी। नल सांस ले रहा था। मैंने यमुना को हल्के से छुआ, तभी एक छिपकली यमुना की बॉडी पर से निकल गई। चादर का एक सिरा कांप गया। मैं भी शेक हो गया। अंधेरा और बढ़ गया था। सन्नाटा भी बढ़ गया, गर्मी और उमस भी। छिपकली भी दीवार पर जाकर बोले, मुझे नहीं पता कि मैं बाथरूम में जाकर कब सो गया। वह तो तब पता चला कि जब रात वाले हवलदार ने मेरे को साला कह के जगाया। स्ट्रेचर वाले भी खड़े हुए थे। मुझे उस वक्त हिरासत में ले लिया और थाने में एक जनता वो थप्पड़ मेरी कनपट्टी पर पड़ा। तलाशी लो साले, चूड़ियाँ चुराने गया था, जानता है साले ये तिलक रोड थाना है। फिर दूसरा मुक्का मुझे यमुना के हस्बैंड वाली बस्ती के थाने में पड़ा, जानता साले मंगोलपुरी थाना। तीसरा डंडा मेरे घुटनों पर पड़ा, जानता है साले ये दिल्ली गेट वाला थाना है। और चौथा जब पड़ा तो मुझे होश नहीं था। मैं 17 दिन बाद लौटा, टूटा फूटा ब्रोकन, झोपड़ा खाली पड़ा था। बापू नहीं था। 5-7 रुपये थे, वे भी तलाशी में निकल गए थे। मेरी बोन बोन दर्द कर रही थी। बेहोशों की नींद सता रही थी। मैं लेट कर करवट बदलता रहा कि किसी की आवाज़ आई, ये तो यहाँ पड़ा है। इसका बापू इसे खोजते खोजते मर गया। कहाँ है बापू? उधर पड़ा है। मैं तो समझा बापू कोकीन खा के कहीं पड़ा है, लेकिन वह तो मरा पड़ा था। राजघाट वाली रिंग रोड पर वह किसी ट्रक से टकरा गया था। ट्रक वाला तो भाग गया था। बापू पड़ा पड़ा मर गया। कोई पढ़ा लिखा होता तो नंबर नोट करता। बापू की लाश एक मैली धोती से ढकी पड़ी थी। अब कोई नहीं था, अब कोई और चारा नहीं था। मैं बापू की लाश लाद कर दिल्ली गेट चौराहे तक ले गया। मैंने वहाँ कबूतरे वाले तिकोन पर लिटाकर उसका कंडोलेंस करते बैठ गया। उसका मुंह खुला रहा था। लोग प्रॉमिस कर सके कि मेरा बापू सचमुच मर गया है। क्रियाक्रम के लिए 1-2 रुपया मांगने में शाम
करके थक गया था। कबूतर उड़ गए थे लेकिन कबूतरों के दाने पड़े थे। बापू की लाश पर बहुत से पैसे पड़े थे। मैंने पैसे भी ने काउंट किए, 219 रुपये थे, 219। तभी मन में खोट आई, 219 ये कठिन घड़ी थी। करेक्टर का सवाल था, प्रॉमिस का सवाल था। 219 रुपये, अंधेरा हो रहा था। शंकर आदि द्रविड़ की मठिया का पुजारी भी तो चढ़ावे का पैसा लेकर भाग गया था। फिर लाश और पत्थर में क्या चेंज है? बापू की लाश तो पथरा गई थी। अब लोगों का आना जाना कमती हो गया था। सिनेमा घर वाले लोग डिलाइट में घुस चुके थे। सट्टा बाजार सूना पड़ा था। अंधेरे में एकाध रिक्शा वाले की घंटी सुनाई देती थी। राजघाट तक सन्नाटा था। मैं बापू को वहीं छोड़कर भागा था। निजामुद्दीन से गाड़ी पकड़ के सीधा आगरा निकल गया था। तब से 8 बरस हुए। 219 रुपये से धंधा चल निकला, घर बस गया। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जब दिल्ली दोबारा आके बसा, यह लखनी तो मुझे आगरा में ही मिल गई थी। तभी से वाइफ है। तो पुलिस ने मुझे पहचान कर पकड़ा था। लखनी को भी एक झापड़ मेरे साथ। साले जानता है आज मेरी गेट थाना? जानता हूँ सर। थानेदार कड़का था। अपने बाप को मार के भागा था, वही है ना साले? तेरी तो जन्मपत्री यहाँ रखी है, इसे कहाँ से भगा के लाया है? लखनी थरथरा गई। इधर खोंचा लगाता है, लोगों का धर्म बिगाड़ता नहीं सरकार। अपने तो संभाल के रख अपनी औरत को, नहीं तो कोई भागा ले जाएगा। इस बार मैं भी शेक हो गया। लखनी ने मेरी बाँह पकड़ ली। एक केस में गवाही देगा? पूछ ले अपनी औरत से। कैसा केस? यही कि तेरी औरत सो रही थी, तब भी बग्गा मोटर वाले ने इसके साथ बदसलूकी और जोर जबरदस्ती की। लेकिन साहब, पूछ ले अपनी औरत से, डॉक्टरी जांच में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई साथ चला जाएगा। मैंने बिना पूछे ही कहा था। लेकिन साहब, क्यों रात सोया नहीं था? बाहर जाके पूछ ले इससे, आके बता। थाने के बरामदे में ही पागलों की तरह लखनी ने मुझे पकड़ लिया था। मैं खड़ा था, पर लखनी ने बैठकर मेरी टांगों में मुंह रख लिया था। वह बुरी तरह से सिसक रही थी। मैंने उसके साथ उसे बैठकर बहुत पेशेंस दिया, ऊंच नीच, हाई एंड फॉल बताया। पर लखनी मेरे पैरों पर दोनों हाथ रखती, कभी घुटनों पर, कभी हाथ पकड़ती, कभी बाहें थाम लेती, कभी मेरी खुली शर्ट के अंदर बिलखती। मैंने उसे बहुत पेशेंस दिया। उसने लाचार आंखों से मेरी आंखों में देखा। आंखें हटाकर मेरे पूरे फेस, कंधे, बाहों, हाथों, घुटनों, नाखूनों को देखा। पता नहीं वो मुझ में क्या देख रही थी। तभी एक गर्म सांस ली। मुझे लगा वो मान गई, लेकिन उसकी आंखों ने आखिर में बताया कि वह नहीं मानी है। इतना बहुत था, मेरा हाथ उठ गया। झन्नाटेदार थप्पड़ मारकर मैं चीखा, साली जानती है मैं कौन हूँ? लखनी का बॉडी जैसे झुलस गया था। उसके होठ अंगारों की तरह दाग रहे थे, बुझ रहे थे। वो चीख के बोली थी, हमें नहीं मालूम तुम कौन हो? मैं बयान नहीं दूंगी, मैं डॉक्टरी नहीं कराऊंगी, मिट्टी का तेल छिड़क के चली जाऊंगी। देख लिया मुझे, मेरी इज्जत नहीं है क्या? कह के लखनी थाने की सीढ़ियों से नीचे उतर गई थी। मैं भीतर पूछा। थानेदार ने देखा, पूछ लिया। वो नहीं मानती सरकार। तब थानेदार कार्बन से लिखे कुछ कागज देख रहा था। उसी पर किसी की एक फ़ोटो नत्थी थी। उसने बिना सिर उठाए हूँ किया। फ़ोटो को उंगली से टेढ़ा करके तस्वीर का हुलिया पढ़ने लगा। कद 5 फुट 8 इंच, रंग सदली। पढ़ते पढ़ते थाने, बैठ जा, चाय पी, इसे चाय देना। चाय लेकर आए अर्दली से थानेदार ने कहा। मैंने राहत की सांस से प्याला मुंह को लगाया। चाय में मिट्टी के तेल की महक आ रही थी। तो ये थी प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर की एक चर्चित कहानी।